हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसका मीनिंग होता है वैश्वीकरण, यानी पूरी दुनिया में फैल जाना। और ये चैप्टर हम वन शॉट में खत्म करेंगे, जल्द से जल्द। तो देखिए, हम जहाँ भी दुनिया में जाते हैं, अलग-अलग जगह जब इंडिया में जाते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी कुछ ब्रांड्स देखने को मिलती है, ठीक है? जो कि हमें देखने को मिलता है कि कुछ तो इंडिया की हैं, तो कुछ किसी अदर कंट्री की हैं, कोई चाइना की है, कोई जापान की है, कोई अमेरिका की ब्रांड है। तो बहुत अलग-अलग जगह की ब्रांड्स हमें देखने को मिलती है। तो इसी को हम ग्लोबलाइज़ेशन बोलते हैं, जो आज की दुनिया होती जा रही है। आप किसी भी देश में जाएँगे, वहाँ आपको हर देश का कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो पहली चीज़ आती है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री का क्या मतलब होता है कि देखिए, जब है ना बाउंड्रीज हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल बना रहे हैं, किसी और जगह मतलब सामान कहीं और से मंगवा रहे हैं, उसको बेच कहीं और रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग लगातार क्या करते जा रहे हैं, अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन फैलाते जा रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो अलग अलग इन प्रोडक्शन लाइंस को कनेक्ट करने का काम करती है, तो इनको हम बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका मेन फंक्शन इतना ही होता है ना, कि कैसे वो मल्टी नेशन में फैल सकें, यानी अलग-अलग जो देश हैं उनमें फैल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ग्रो कर सकें, ठीक है? एक जो एमएनसी होती है, नाम से ही पता लग रहा है जैसे, तो एमएनसी क्या करती है, अपने बिज़नेस को अलग-अलग जगह से कंट्रोल करती है, ठीक है? हो सकता है वो बैठी किसी और देश में है, बिज़नेस कहीं और चल रहा है। एमएनसी अपने ऑफ़िस, फैक्ट्री सब इसी हिसाब से सेटअप करती है, जहाँ पे उनको चीप लेबर और अच्छे रिसोर्सेज़ मिल सकें, ठीक है? जैसे मान लो यूएसए की कंपनी है और वो बैठी तो यूएसए में है, प्रोडक्शन अपना चाइना से करा रही है, कॉल सेंटर अपना इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, पूरी प्रोडक्शन फैल गई, सस्ते में सारा काम हो रहा है और अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो इस तरह के इनके कुछ मोटिव्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का एग्जांपल दिया हुआ है। ये अलग-अलग कॉल सेंटर जैसे खुले हुए हैं, ठीक है? तो किस तरह से इन लोगों को फैसिलिटी दी गई है, जो कॉल सेंटर के लोग हैं, और जो बाहर की कंपनी है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है इस चीज़ में। फिर हम अगली चीज़ देखेंगे कि जो एमएनसी है, वो सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स को नहीं बेचती है, ठीक है? बट वो गुड्स और सर्विसेज़ दोनों प्रोड्यूस कर रही है ग्लोबली। वो सिर्फ सामान लेके बेच नहीं रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है, बनवा रही है, ठीक है? और जो प्रोडक्शन है वो इतना मतलब कम, उसको लगातार अलग-अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ से बनवाना, वहाँ बेचना। अब जैसे चाइना है, वहाँ पे चीप मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ मेक्सिको और जो ईस्टर्न यूरोप है, वो यूएस और यूरोप के बहुत पास हैं, इसलिए वहाँ पे बिज़नेस करना है, वहाँ पे कुछ बनाना बहुत अच्छा है। इंडिया के अंदर बहुत हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें किस लिए की जाती है, ताकि 50 से 60% अपनी जो कॉस्ट है, उसको बचा लिया जाए। तो सोचो ना, कितना करोड़ों में तो खेलते हैं, तो कितना करोड़ों में ये बात हो रही है यहाँ पे। फिर आता है बात इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इसका क्या मतलब होता है? इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाएं, सेम बात आ रही है वापस, ठीक है, कि देखो जैसे एमएनसी है, वो अपनी प्रोडक्शन सेटअप करती है, उसको कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। पहली बात जो है, मार्केट पास में होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज क्या है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर रहना, लो कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए, दोनों तरह के वर्कर चाहिए होते हैं। और भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण एमएनसी ये देखती है कि क्या हमें यहाँ पे आना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, जब टेस्ला, जो इलॉन मस्क है, टेस्ला ला रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, भैया अगर चाइना से बना के लाओगे 100% टैक्स लगाएंगे, 35 लाख की कार 70 लाख में बिकेगी, बात खत्म है। तो फिर इलॉन मस्क यहाँ पे नहीं आया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी देखनी पड़ती है, ठीक है, और गवर्नमेंट अपनी जगह सही भी थी। एमएनसी फैक्ट्री सेटअप करती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब किसी भी जमीन पे, मतलब कोई भी काम करते समय जमीन, बिल्डिंग, मशीन या फिर जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए, उस पे जो पैसा लगता है उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसी के साथ-साथ जो पैसा बाहर के देश से आता है, वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या होती है, एमएनसी कभी-कभी किसी लोकल कंपनीज़ के साथ है ना टाई अप कर लेती है कि हम तुम पैसा देंगे, सामान टेक्नोलॉजी बताएँगे कैसे काम करना है, तो तुम वो कर लो। तो जो लोकल कंपनी होती है ना, वो जॉइंट प्रोडक्शन में काम करती है, ठीक है, मतलब इनके साथ मिलके काम करती है और एमएनसी उनको पैसा देती है, इन्वेस्टमेंट देती है नई-नई मशीन खरीदने के लिए, ताकि वो और अच्छा प्रोड्यूस कर सकें। तो उधर एमएनसी को फ़ायदा हो रहा है, इधर लोकल कंपनी को फ़ायदा हो रहा है एक एमएनसी के साथ जुड़ के। जैसे अभी आज के समय पे अगर कोई छोटा-मोटा कोई बिज़नेस कर रहा है, उसको बड़े बिज़नेस के साथ जुड़ने का मौका मिले, तो उसके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। तो इस तरह से बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, जिस एग्ज़ाम्पल में हमें ये बताया गया है कि किस तरह से
जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है लोकल मार्केट में, लोकल मार्केट से ये सामान बनवाती है और इसके बाद इसको बहुत हाई प्राइसेस पे बेच देती है, ठीक है। तो जीन्स प्रोड्यूस इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन यूएसए फॉर 6500, कि जो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सस्ते में ऐसी जीन्स बनवाई जा रही है, उसको यूएसए में $145 का, 6500 का बेचा जा रहा है, और आज के समय तो ये और ज़्यादा महंगी हो गई होंगी। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, एमएनसी क्या करती है, अलग-अलग तरीके से अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो एमएनसी छोटे-मोटे प्रोड्यूसर्स की मदद से वो अपनी प्रोडक्शन अलग-अलग देश में करती रहती है, गारमेंट्स है, फुटवियर है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ही बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जो सारा सामान स्मॉल प्रोड्यूसर बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इनके हाथ में, ये जो लेडीज़ हैं, इनके हाथ में कुछ बॉल हैं, स्पोर्ट्स बॉल, ठीक है, और ये इसको सिलाई वगैरह कर रही हैं, इसको सही से बना रही हैं। बाद में हम इसको महँगे-महँगे प्राइस में खरीदते हैं, अरे वाह! कितनी अच्छी कंपनी ने बनाया है और कैसे। तो नो डाउट काम अच्छा करके दे रही हैं, लेकिन अब बात है कि जो हमारा मिथ है वो बस्ट हो जाता है यहाँ पे, कि एमएनसी कैसे ऑपरेट कर रही है एक्चुअली, ठीक है? तो वो अपनी प्रोडक्शन को एकदम चीप से चीप रखती है। साथ ही साथ एमएनसी का एक इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा होता है। तो एमएनसी क्या करती है, प्रोडक्शन को वाइडली स्प्रेड कर देती है अलग-अलग जगह पे, जिससे हम कह सकते हैं कि सारी जगह एक-दूसरे से जुड़ जाती है। अब यहाँ पे जैसे एक ये केस स्टडी है छोटी-सी, कि फोर्ड मोटर एक अमेरिकन कंपनी जो है, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी रही है, और इसी के साथ ही 26 से ज़्यादा देशों में फैली हुई थी एक समय पे। फिर इसके बाद अगली चीज़ आता है, इंडिया में फोर्ड मोटर आई 1995 में। उस समय 1700 करोड़ का एक प्लांट सेटअप किया, और इसी के साथ चेन्नई के पास में प्लांट सेटअप किया ताकि बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके सामान को। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेट किया, और इसी के साथ-साथ जीप, ट्रक्स और ये सब चीज़ें मतलब जो महिंद्रा बनाती थी, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके कार बनाना शुरू किया। 2017 तक इन्होंने 88,000 कार्स तो इंडियन मार्केट में बेच दी थी, और 1,81,000 कार बाहर की मार्केट्स में साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेच दी थी। साथ ही साथ जो फोर्ड इंडिया है, वो अलग-अलग कंपोनेंट्स भी बनाती थी कार के लिए, ठीक है? पर वो वहाँ से बाद में चली गई, क्योंकि उसको मतलब जो प्रॉफिटेबल उसका ट्रेड था, वो सरकार के टैक्सेस के कारण प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, ऐसा हमें सुनने में आया था। इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है? फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, कि जब भी फॉरेन ट्रेड होता है तो मार्केट से एक-दूसरे से जुड़ जाती है। जब इंडिया में सामान बना, अलग-अलग जगह गया, तो मार्केट से एक-दूसरे से जुड़ी, ठीक है? इसके बाद अगली चीज़ आती है, तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है? एक हमें अपॉर्च्युनिटी देता है कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाके हम कुछ और अच्छा कर सकें, हम दूसरे देशों से जुड़ सकें। जो अलग-अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एक मार्केट के अंदर लोकेट रह के कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा कभी भी, तो वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है? जो बायर्स होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें अलग-अलग इम्पोर्टेड सामान मिले जो बाहर के देशों से आया हुआ है, ताकि हमें भी सिर्फ़ जो यहाँ पे सामान बन रहा है हमारे देश में वो नहीं, बल्कि जो बाहर सामान बन रहा है उसकी भी एक अच्छी चॉइस मिले। अब जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि गिफ्ट शॉप है, ठीक है? इसमें अधिकतर जितने भी गिफ्ट ये टॉयज़ वगैरह बिकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चाइनीज़ टॉयज़ हैं, जो कि इंडिया में आते हैं, और इसी के साथ-साथ बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है? अब देखो, ये जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है सारा, ये किसके कारण हो रहा है? ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि मार्केट एक-दूसरे से जुड़ चुकी हैं। छोटे से छोटे लेवल पे भी जो ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें चीज़ों की चॉइस मिल रही है। चॉइस किस कारण मिल रही है? क्योंकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा है चीज़ों का, और अलग-अलग जगह पे है। तो हम जिस तरह का सामान चाहते हैं, उस तरह का सामान ले सकते हैं। तो अब फिर से वही मेन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन? तो हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं कि एमएनसी सस्ती प्रोडक्शन को टारगेट करती हैं। इन सस्ती प्रोडक्शन को टारगेट करते हुए वो अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती जाती हैं, अलग-अलग देशों में पैसा इन्वेस्ट करती जाती हैं, जहाँ पे उनको लगता है हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेबर वगैरह सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है? जैसे बताया गया, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, फोर्ड मोटर जो कंपनी है जो कि कार बना रही थी इंडिया में प्लांट लगा के, वो सिर्फ कार्स नहीं बना रही थी, इंडियन मार्केट के लिए नहीं बना रही थी, वो बल्कि जो कार बना रही थी बाहर की कंट्रीज़ के लिए भी बना रही थी। तो बाहर की कंपनी अमेरिका की इंडिया में आके इंडिया के लिए और बाहर के लिए इंडिया में बैठ के कार बना रही है, तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है ग्लोबलाइज़ेशन का। और जो ग्लोबलाइज़ेशन है, इसके कारण देश बहुत तेज़ी से एक-दूसरे से जुड़ते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ एक्सचेंज होती है। आज सिर्फ़ हम फॉरेन क्लोथ्स नहीं पहन रहे, हम वेस्टर्न वैल्यूज़ को भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं, खाना-पीना जो उधर से आया है और सब चीज़ें आई हैं, हम उन सबको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज़ हैं और गुड्स हैं, वो लगातार एक-दूसरे कंट्री के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। फिर इसी के साथ-साथ हमें देखने को मिलता है, सिर्फ़ सर्विसेज़ और टेक्नोलॉजी एक जगह दूसरी जगह नहीं जा रही, बल्कि हम किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, वो वे भी हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है? एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटी, जॉब की, सब चीज़ें मिल रही हैं। अब अगली चीज़ आती है, कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनसे ग्लोबलाइज़ेशन पे फ़र्क पड़ता है? पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आज के समय टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ठीक है, तो हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कैसे एक देश से दूसरे देश में जुड़ेंगे, कैसे हम ध्यान रखेंगे कि इस देश में सस्ता सामान बन रहा है तो हमें यहाँ जाना चाहिए और उस देश को बैठे-बैठे किसी और जगह से कैसे कंट्रोल कर पाएँगे। तो यही यहाँ पे बात आती है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं आज के समय सबसे बड़ा ये एक हमारे लिए आशीर्वाद है, ठीक है? क्योंकि इंटरनेट ने सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदल दिया है। जो पहले टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी थी, टेलीग्राफ, टेलीफ़ोन, मोबाइल वगैरह, आज भी हम इनको कइयों को यूज़ कर रहे हैं। पर इंटरनेट के कारण ये सब चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो गई है, बहुत फैसिलिट हो गई है। एक बटन क्लिक किया और आपकी बात दूसरी जगह तक पहुँच गई। सबसे बड़ी चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस मेल, जिसको आज के समय हम बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट पे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आती है बात कि जो ग्लोबलाइज़ेशन है उसके कारण जो सर्विसेज़ हैं, ठीक है? उसका भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। अलग-अलग लोग अलग-अलग सर्विसेज़ आज के समय प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉब्स भी मिल रही है लोगों को, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेकंड जो फैक्टर आता है ग्लोबलाइजेशन का वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यानी आपके देश की जो पॉलिसीज़ हैं, जो बाहर के देश को अट्रैक्ट करेंगी कि आओ और यहाँ पे पैसा लगाओ, वो पॉलिसी कैसी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपकी वो पॉलिसी बहुत अच्छी है तो बाहर के देश आएँगे, आपके देश में अच्छा खासा पैसा लगाएँगे। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं है तो वो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम आज़ाद हुए थे तो हम जानते थे कि अगर हमने बाहर के देशों को अपने देश में आने दिया तो हमारे देश के जो लोग हैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जो इंडिया के लोग हैं उनको डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उस समय सरकार ने लगाए टैक्स बैरियर्स या फिर इसको ट्रेड बैरियर भी बोल सकते हैं। तो ट्रेड बैरियर बैरियर क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होता है, किसी भी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन रुकावट लगा देना। तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का यूज़ कब करती है? जब उनको फॉरेन ट्रेड को कम या ज़्यादा करना होता है। जैसे उनको चाइना से बनी हुई जो इलॉन मस्क की टेस्ला कार थी उसको आने से रोकना था, तो 100% टैक्स फेंक दिया, बात खत्म। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पे भी होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि यार हमें अब बैरियर लगाने की ज़रूरत है, तो वो कभी-कभी टैक्स को बहुत बढ़ा देते हैं और उनको लगता है बैरियर हटाने की ज़रूरत है, तो टैक्स को बहुत कम कर देते हैं। ये इस चीज़ पे देखा जाता है कि अभी हमें कॉम्पिटिशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, अभी हम लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं कॉम्पिटिशन से, ठीक है? जब हमें लगा, इंडियन गवर्नमेंट को लगा 1991 में एक्चुअली ये सारी पॉलिसीज़ लाई गई थी, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन, जिसको एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस समय डिसाइड किया कि अब जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, अब ये भई क्या कर रहे हैं इंडियन प्रोड्यूसर, इतने टाइम हमने इनको कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिलवाया ना बाहर से, तो ये सामान तो अच्छी क्वालिटी का दे ही नहीं रहे, उसके प्राइसेज़ बहुत ले रहे हैं। तो अब उनको लगा कि अब प्रोड्यूसर्स को कॉम्पिटिशन फेस करने की ज़रूरत है ताकि वो और अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ ओवरऑल लेवल पे और खुद भी आगे अलग-अलग देशों में बढ़ पाएँ, ठीक है? तो अब इन लोगों की क्वालिटी सुधारने के लिए ट्रेड बैरियर्स को हल्का किया गया, यानी टैक्सेस को कम किया गया ताकि बाहर के जो देश हैं वो यहाँ पे आके व्यापार कर सकें, बिज़नेस कर सकें और इसी को लिबरलाइज़ेशन बोला जाता है। तो रिमूविंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज़ लिबरलाइज़ेशन। लिबरलाइज़ेशन का मतलब है जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उस रिस्ट्रिक्शन को हटा देना, ठीक है? अगला आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इतना बड़े लेवल पे ट्रेड चल रहा है इसको आखिर में संभालेगा कौन? अलग-अलग देश अगर कोई एक दूसरे के साथ फ्रॉड करने लगा, कोई जो पावरफुल देश है वो सामान लेके कह दे जा मैं तेरे पैसे नहीं देता या उसको सामान खराब दे दे बदले में, तो जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो ट्रेड है वो अच्छा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। फ्री ट्रेड यानी टैक्स फ्री ट्रेड करो ना, ताकि तेरा सामान दूसरे पे जाए, इसका सामान इस पे आए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है, तो उन सब पॉलिसीज़ को लाने के लिए, सब लोगों को एक साथ करने के लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन। इसका मेन ये एम यही है कि ट्रेड को एकदम लिबरलाइज़ कर दो, फ्री कर दो, एकदम आज़ाद कर दो, ट्रेड अच्छे से हो, एकदम फ्लो की तरह, जैसे पानी बह रहा हो, ऐसे ट्रेड हो। करंटली इसकी 164 कंट्रीज़ मेंबर हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जो डब्ल्यूटी है, उसका मेन मकसद यही है कि फ्री ट्रेड सबके लिए होनी चाहिए, गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए ट्रेड की, अच्छे से सब ट्रेड करें, कोई एक-दूसरे को ऐसा ना करे कि भई अपने किसी को परेशान कर रहे हैं कुछ। और डब्ल्यूटीओ काफ़ी रूल्स बनाता है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने ट्रेड बैरियर हटाएँ और वो डेवलप कर पाएँ अच्छे से, ठीक है? अब इसके बाद फिर जैसे देखो डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेज़ में क्या आता है कि मान लो अगर हम ट्रेड बैरियर हटा देते हैं और जो यूएसए जैसी कंट्री है, जो बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो यूएस क्या करेगा, बहुत सारा पैसा लेगा गवर्नमेंट से, ठीक है? वो लोग बहुत सारा पैसा लेंगे गवर्नमेंट से, बहुत बड़े लेवल पे खेती करेंगे। इंडिया जैसी कंट्री में एकदम सस्ते से सस्ते प्राइस में सारा सामान अपना कॉटन-वॉटन और जो भी जैसे दिख रहा है आपको या कोई भी सामान बेच देंगे। यहाँ पे एरोप्लेन से यूँ ऐसे फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, इतने बड़े लेवल पे खेती होती है। तो इंडिया में या ऐसे किसी कंट्री में जब ये सामान बेचेंगे तो हम लोगों के पास है ना उनको टैकल करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। हमारे खेत, हमारे किसान खत्म हो जाएँगे। वो किसको सामान बेचेंगे जाके? उनके पास तो पैसा नहीं है। जैसे जियो आया सब कंपनी को खत्म कर दिया।
पर यहाँ पे तो नहीं चल पाएगा, किसान खत्म हो गए तो फिर बचेगा क्या देश के अंदर। तो इसलिए जो फ्री ट्रेड है वो फेयर ट्रेड है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। ठीक है, फिर अगली चीज आती है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया के ऊपर, हम ये देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का काफी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स दोनों के ऊपर, है ना। अब अलग अलग इम्पैक्ट है, जैसे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो समझते हैं कि कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी चीज है कि भाई उनके पास बहुत सारी चॉइस आ जाती है ना, वो अच्छी क्वालिटी एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे ऑप्शन एंजॉय कर सकते हैं। जितना ग्लोबलाइजेशन होगा उनके लिए तो बढ़िया है ना, कि जितना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हमारे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, सब हमें ऑफर देना चाह रहे हैं। तो सबसे कुछ इसके नुकसान भी हैं, सिर्फ सबके लिए ये चीज अच्छी नहीं है। पहली बात, एमएनसीज की जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, आज के समय पे। साथ ही साथ जो एमएनसी हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में आ रही है, सेल फोन है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इनको बैंकिंग वगैरह बहुत इन चीजों में इंटरेस्ट है। ठीक है, जो ये सब इंडस्ट्रीज हैं, जो ये सब सर्विसेज हैं, इसमें जॉब भी क्रिएट हुई है, सब चीजें हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक नुकसान देखने को मिलता है। वो नुकसान क्या देखने को मिलता है हमें, कि जो लोकल कंपनीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो काम नहीं कर पाते, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। इंडिया की कई ऐसी टॉप इंडियन कंपनीज भी हैं जो बाहर की तरफ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया है। जैसे हम देखें तो टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल्स में, इन्फोसिस है आईटी में, रैनबैक्सी मेडिसिन में, एशियन पेंट्स पेंट्स में, सुंदरम फास्टनर्स नट्स बोल्ट्स में। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी गई है बाहर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे खुद को लेके गई है, एक एमएनसी बनी है। पर नुकसान हमें जो इसका मेन देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने आप को इतना ग्रो नहीं कर पाते। कंपटीशन आने के कारण या एमएनसीज के सस्ते और अच्छी क्वालिटी के कारण वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उनका बिजनेस फ्लॉप पड़ जाता है, और उस चीज को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन के कारण जैसा कि मैंने बताया कि लगातार लोगों की लाइफ रिस्क में आती जा रही है, लोगों ने जो उधार ले रखा है और कर रखा है वो उस उधार को चुका ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जो लोकल लोग हैं अपनी प्रोडक्शन को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो एमएनसी है वो कितना भी पैसा खर्च कर सकती है, करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, पर लोकल प्रोड्यूसर नहीं कर सकता, जिसके कारण एमएनसी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आती है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे हमें काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, एक ये दिक्कत भी हमें देखने को मिलती है कि जो अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो अधिकतर जो एम्प्लॉयर्स है ना, ठीक है, वो चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है, कि जो वर्कर्स की जॉब है ना वो कोई भी सिक्योरिटी ना हो उसमें। ठीक है, यानी उनको ये नहीं कहेंगे साल भर है कैसे, आज हमें काम करवाना है, 400 लेबर चाहिए, 400 लेबर आ जाओ, कल वापस चले जाओ। या आज 100 लेबर को रखा, उनको हटा दिया, कल उनमें से किसी को भी जिसको मन किया, और फिर अगले किसी और लेबर को रख लिया। तो इस तरह की हमें कई दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा इसमें एक मेजर टॉपिक आता है जो अपना यहाँ पे आएगा, जिसका नाम है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। SEZ का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक देश होता है अपने देश के अंदर बाहर की कंपनियों को लाने के लिए एक जोन को SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देता है, कि अगर आप यहाँ पे कंपनी बनाओगे तो हम आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, स्टोरेज, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, एक से बढ़कर एक आपको फैसिलिटी देंगे। बस शर्त यही है आपको यहाँ पे आके अपनी इस जगह पे कंपनी लगानी है, पर्टिकुलर एक जगह होती है। ठीक है, साथ ही साथ इनको टैक्सेस भी नहीं पे करने होते स्टार्टिंग के 5 ईयर्स तक। अगर कोई कंपनी एक SEZ जोन में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करती है, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती है, तो इनको लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सब चीजें सरकार इनके लिए 5 साल के लिए एकदम यूं ऐसे फ्री की तरह इनके लिए कर देती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको रूल्स फॉलो करने होते हैं, उस पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता। और साथ ही साथ जो हायरिंग है वो रेगुलर बेसिस पे, मतलब है ना, कैसे भी हायरिंग कर सकते हैं, कैसे भी फायरिंग कर सकते हैं, लेबर को बुलाया रखा हटाया, सरकार कुछ नहीं कहेगी। क्यों? ताकि वो फैक्ट्री यहाँ पे आए, वो कंपनी एस्टेब्लिश हो, और उसके बाद हम उससे टैक्स भी लेंगे, उस पर रूल्स भी लगाएंगे, सब चीजें करेंगे। और जो फॉरेन कंपनीज है ना वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, वो और डिमांड कर रही है कि हमें तो और आप फ्लेक्सिबिलिटी दो। तो भैया सीना चीर के थोड़ी दे देंगे, जितना है उतना ही देंगे ना। लास्ट आता है द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि लोगों की अलग अलग एजुकेशन होती है, अलग अलग स्किल होती है। ठीक है, हम चाहते हैं उन सबको अपना हिस्सा मिले, कंपटीशन में लड़ने का मौका मिले, पर जो रिच और पावरफुल लोग हैं वो कंट्री के बाकी लोगों को कभी लड़ने का मौका ही नहीं देते। क्यों? हम उनको डिफीट या उनका जो टक्कर है वो कर ही नहीं पा रहे। हाँ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको और कम्पीट करने के लिए पावरफुल बनाना चाहिए। जहाँ पे ज्यादा दुकानें होंगी वहीं ज्यादा दुकानें चलेंगी।
मतलब ऐसा होता है ना कि एक कपड़ों की मार्केट है तो वहां पे और नहीं अगर दुकान खुल जाए तो वो भी चल रही है, सब चलती है। कंपटीशन से बिजनेस ग्रो होता है, ये चीज लोग समझते नहीं है। जो बड़ी कंपनीज है वो चाहती है सारा कंपटीशन खत्म कर दे, सिर्फ हमारी मोनोपोली हो, तो मोनोपोली भैया बहुत गलत चीज है। तो डब्ल्यूटीओ को ये चीज करनी चाहिए कि फेयर रूल्स बनाने चाहिए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान ना पहुंचाए, उनके इंटरेस्ट में हो। कभी कभी लगता है जैसे डब्ल्यूटीओ भी सिर्फ डेवलप कंट्रीज का सपोर्ट कर रहा है, उनको चाहता है कि वो डेवलप करे, उनका ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह हो। तो यही है नीड फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से प्रमोट किया जाए। जैसे लोग यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का विरोध कर रहे हैं हांगकांग में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ एक्चुअली फेवर कर रहा है उन कंट्रीज को जो डेवलप है, उनके खिलाफ जो डेवलप हो रही हैं, ठीक है, तो ये चीज गलत है। हेंस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।